नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बहस आज की सबसे बड़ी खबर पर है, जो ये है कि राहुल गांधी फिर से सांसद बनने जा रहे हैं। मोदी सरनेम के कानूनी जाल से बाहर निकल गए हैं, कम से कम सांसदी के मामले में उनकी सजा पर रोक लगी है, लेकिन मामला अभी चलता रहेगा। सबसे पहले दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर जीत का ये जश्न देखिए। देखने में ऐसा है जैसे राहुल गांधी 24 का चुनाव जीत गए हों, लेकिन नहीं, ये जश्न राहुल के दोष को होल्ड किए जाने का है, संसद में उनके फिर से बैठ पाने का है और 24 का चुनाव लड़ने के योग्य हो जाने का है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला देते हुए राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। 3 अदालतों से झटका खाने के बाद राहुल गांधी को अंततः सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब जैसे ही उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी, हम भी फिर से उनके नाम के साथ पूर्व सांसद की बजाय सांसद लिखेंगे। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें लड्डू खिलाया। इसके बाद बड़ी बात बोली, कहा कि संविधान अभी भी जिंदा है, लोकतंत्र फिर से जिंदा है। ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मोदी के दौर में कांग्रेस अक्सर कहती है कि संविधान नाम की चीज खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र भी खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत तय है, मेरा रास्ता क्लियर है। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए क्या कहा। उसने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा देने की मंशा पर सवाल उठाया। आगे ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ है। सिर्फ राहुल ही नहीं, उनके वायनाड के वोटरों के अधिकारों पर भी असर पड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल ने मोदी सरनेम पर जो बोला था वो गलत नहीं था। कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी थी कि जो शब्द उन्होंने बोले थे वो अच्छे नहीं थे। जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, आगे से इसका ध्यान रखें। कांग्रेस पहले दिन से इस केस को बीजेपी की साजिश बता रही है। राहुल गांधी रिटर्न से उसमें नया जोश आया है। साफ दिख रहा है कि पार्टी ये भी कह रही है कि अब विपक्षी एकता में और मजबूती होगी। आगे की प्लानिंग है कि राहुल गांधी संसद में पहुंचेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्षी ओर से मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी के एक सांसद ने भी जवाब दिया, कहा कि जरूर संसद आए, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। राहुल गांधी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की खारिज ही कर दिया हाईकोर्ट के फैसले को। उन्होंने सिद्ध किया कि वो भारत जोड़ो यात्री नहीं बल्कि मोहब्बत के दुकान के वास्तविक व्यक्ति हैं। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं। आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। तत्परता से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करके उनकी मेंबरशिप उन्होंने रोक लगाई थी, उसी तत्परता से दोबारा उनको आने के लिए मौका दिया जाएगा। कितनी भी कोशिशें कोई करे राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज नहीं दबेगी। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा है ना, अब जब न्यायालय के आदेश पर वो आएंगे तो हम लोग तो चाहते हैं वो आए कि भारी काम के तनाव के बीच में कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है, जो राहुल जी के न रहने पर जिसकी कमी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले हैं राहुल गांधी की सच्चाई की जीत होती है। राहुल ने कहा, मुझे क्या करना है साफ है। राहुल जनता के सपोर्ट के लिए उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है।
मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं राहुल को राहत पर बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा हटाने में सिर्फ 24 घंटे लगे थे। खड़गे ने कहा देखते हैं बहाली में कितना समय लगेगा, थोड़ा और सही इंतजार कीजिए। लेकिन खड़गे ने जो सबसे बड़ी बात बोली, आज एकाएक संविधान भी जिंदा हो गया और लोकतंत्र की भी जीत हो गई और लोकतंत्र भी दिखाई देने लगा कांग्रेस को भारत के अंदर। 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। तो क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। बड़ी बहस को खोलेंगे। मेरे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आज लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, लोकतंत्र है भारत में। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी बहुत बड़ा विषय है, इतना हल्का विषय नहीं है जिस तरह से आप पूछ रहे हैं। लोकतंत्र के ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह उठे और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी पिछले 9 वर्षों से लड़ रही है, उसमें एक जीत हुई है, ज़रूर हुई है। और ये केवल कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अगर आप दूसरा प्रश्न का हिस्सा देखेंगे, क्या वास्तव में लोकतंत्र है कि नहीं, तो एक बार मणिपुर जाइए आप और पता चलेगा कि किस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया है। किस तरह से किरण रिजिजू जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं। वो तमाम चीज़ें हैं दीपक जी, आज मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज राहुल गांधी जी का जो निर्णय आया है वो सत्य की भी जीत है और भारतीय लोकतंत्र की भी जीत है। और इसी लड़ाई को हम लड़ रहे थे और यही लड़ाई थी कि किस तरह से वहाँ पर 2 लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से गलत तथ्यों के आधार पर एक व्यक्ति ने एक निर्णय हुआ, वहाँ पर न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिला। आज तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से
कि किस तरह से आप लोग किस तरह से केसेस को ट्विस्ट करवाते हैं अपने लोगों से, किस तरह से कर्नाटक में दी हुई एक स्टेटमेंट का आप वहाँ पर न्यायालय जो है वो गुजरात का हो जाता है, और किस तरह से एक व्यक्ति जो मोदी भी नहीं होता है ट्विस्ट करके सरनेम को और तमाम चीज़ों को। मुझे लगता है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो पूरे भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में अब रूल ऑफ लॉ के मामले में बीजेपी सजग रहेगी। अभी भी क्या बीजेपी का ये रोल था कि बीजेपी तो आज भी उसको अपोज ही कर रही थी। वहाँ पर बीजेपी के जो नेता थे, पुरनेश हैं, जो भी हैं, वो उन्होंने तो आज भी विरोध ही किया था उसका। मुझे लगता है कि ये निर्णय इतना हल्का नहीं है। इस निर्णय से पूरी बीजेपी को सांप सूंघ गया है कि हम क्या चाहते थे और क्या हो गया। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से एक मैसेज गया है और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मैसेज गया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की भी जीत है और ये सत्य की जीत है। और हम पहले दिन से, दीपक जी, आपके ताल ठोक के शो पे आता रहा मैं और हमेशा कहा कि जो चार्जेस हैं फ्रेम किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर मोहर लगाई है, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई थी उसमें ये पूरे देश की जीत है। शहजाद जी बताइए, आपने जानबूझ के इस केस में राहुल गांधी को फंसवाया था, जिसके चलते कोर्ट ने सजा दी, ये आरोप है आप पर। दीपक जी, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई आलोक जी को बता दूं कि आज वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। आज केवल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब तक कि जजमेंट फाइनल नहीं आता सेशंस कोर्ट में, तो इसलिए दोष मुक्त हुए हैं ऐसा नहीं है। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी ये की है कि किस प्रकार की बातें राहुल गांधी कहते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का उनका एक पद है, उनका एक जगह है, एक सांसद भी थे वो, और अब तो फिर से वो शायद बहाल हो चुके हैं सांसद के रूप में। तो मुझे लगता है कि पहले तो दोष मुक्त नहीं हुए। दूसरी बात, आज मैं बड़ा खुश हूँ। लोकतंत्र की जीत हुई हो ना हुई हो, कुछ लोग तो परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानते हैं, पर आज बेचारी सुप्रीम कोर्ट बच गई। दीपक जी, थोड़ी कल्पना कीजिए, यदि ये अलग फैसला आता तो क्या होता। यही लोग यहां पर बैठकर कहते कि ये सुप्रीम कोर्ट तो पूरा मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, गहलोत जी ने कहा भी था कुछ दिनों पहले, जुडिशरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ मोदी जी। तो राहुल जी ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, और वो भी विदेश की धरती पर जाकर, कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट करते हैं मोदी जी। तो चलिए, आज कम से कम जैसे कर्नाटका चुनाव के बाद बेचारी ईवीएम बच गई, ईवीएम की इज्जत बहाल हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत बहाल हो गई है। पर मेरा एक ही सवाल है आलोक जी से। आलोक जी बताइए ना, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा जो है उसको गप गप करते हैं आप, तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब ईडी के खिलाफ 14 पार्टियां गई थी ये कहने के लिए कि मोदी जी ईडी का चाबुक इस्तेमाल करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सही थी, या तब सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई कंट्रोलिंग की जा रही थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने का फैसला दिया, तब सुप्रीम कोर्ट सही थी या उसको कंट्रोल किया जा रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ आपने तो दीपक मिश्रा जी के खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन लाने का काम किया, तब सुप्रीम कोर्ट सही थी और आज सुप्रीम कोर्ट सही है, या तब सुप्रीम कोर्ट खराब थी? तो जरा बताइए हमको कि ये चयनात्मक कमिटमेंट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि आप ही के नेताओं ने, देखिए मान्यवर, उनको लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया और हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, और हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने भी उसको अपहोल्ड किया। तो कई सारे जो लेवल्स है कोर्ट के, उन्होंने उनके दोष को सिद्ध किया है, साबित किया है। अब आप बताइए कि कोर्ट जो आपको कन्विक्ट करे तब तो कोर्ट खराब हो जाता है, और जब कोर्ट स्टे लगवाए कन्विक्शन पर तब तो कोर्ट अच्छा हो जाता है। ये वही लोग कर सकते हैं जैसे प्रमोद तिवारी ने कहा था कि गांधी परिवार कानून के ऊपर है, उनके लिए एक सेपरेट कानून होना चाहिए। मुझे लगता है ये अहंकारी भाव जो है आज इसको छोड़ना चाहिए। पर एक आखिरी बात दीपक जी, आज पता है भाजपा वाले बड़े खुश हैं। आपको मेरी मुस्कुराहट नजर आ रही कि नहीं आ रही? अरे भाई, आज तो कांग्रेस वाले, और मुझे एक बड़ी उम्मीद थी कि आज आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप ले आएंगे। बहुत सारे लोग जो भैया में उम्मीद नहीं देखते थे और कहीं और उम्मीद देखते थे, वो बड़े निराश है कि भाई अब तो ये फिर से बोल पड़ेंगे, और फिर ये जब बोलेंगे तो हमें जो है एक प्रकार से समेटना पड़ेगा। और वो जो दल बना है ना, गठबंधन बना है, इंडी अलायंस, INDI अलायंस, वो इंडी अलायंस वाले लोग भी परेशान हैं। हम तो बहुत खुश है कि आज जो राहुल गांधी जब भी बोलते हैं किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है, ये देश की जनता ने बार बार देखा है। आलोक शर्मा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपका जवाब? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जब जब बोलते हैं तो देश का नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि मोदी जी झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पर अंत करते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों की। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से
आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मोबाइल में पेगासस लगा और उसके अंदर केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं दिया, वो भी सामने। यहीं पर ये भी है, वो भी सख्त टिप्पणी थी कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं दिया। और यहीं पर ये भी था, सख्त टिप्पणी ये भी थी, तमाम जो जितने पत्रकार थे जिनको जेलों में डाला गया, सख्त टिप्पणी अजय मिश्रा टेनी के लिए भी थी। इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से लेकर अभी तक जितनी नसीहतें दी हैं, शायद किसी सरकार को नहीं दी होंगी। और ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस रहे, जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए, उनको राज्यसभा और गवर्नर हफ्तों में ही बना दिया गया। नोटबंदी हो, चाहे नोटबंदी का प्रक्रिया ठीक थी, जिस जज महोदय ने दिया उनको गवर्नर बनाया गया, फिर राज्यसभा बनाया गया, राम मंदिर हो, हमने तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय का स्वागत किया है, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे कोई भी हो। केंद्र सरकार को 3 तलाक पर कानून बनाने की बात की, और जो 3 तलाक ने बायस्ड कानून बनाया, हमने उसका विरोध किया, वो हमारा संवैधानिक अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक के ऊपर कानून बनाइए, उसके ऊपर हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। प्रश्न चिन्ह अगर लगाता था कोई, तो भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। जब विपक्ष में रहती थी तो कहती थी राम मंदिर जो है वो न्यायालय का विषय है ही नहीं। हम कहते थे न्यायालय का विषय, न्यायालय जो फैसला देगा हम उसको मानेंगे। लेकिन बीजेपी कहती थी कि ये तो आस्था का विषय है, और जब आस्था का विषय है तो न्यायालय क्यों? फिर कहने लगे भाई संसद में क्यों नहीं जाते, कि संसद में हम इसलिए नहीं जाते कि हमारे पास बहुमत नहीं है। फिर देश की जनता ने इनको बहुमत दे दिया, उसके बावजूद राम मंदिर पर संसद में नहीं गए, फिर इसी न्यायालय के दरवाजे पर आए। और ये भी सच है कि इसी न्यायालय के 4 जजेस ने आकर कहा कि हमारे काम के अंदर सरकार का इंटरफेरेंस रहता है। और इसी सरकार के एक जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जजेस होते हैं वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं। इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं आई। अब हम केवल ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की आज हालत, दीपक जी, ऐसी हो गई है, एक वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी और बीजेपी के तमाम घटक दल और बीजेपी का सपोर्ट करने वाला वो मीडिया, वो पूरा जगत आज पूरी तरह से खिसियानी बिल्ली की हालत हो गई है। आज बीजेपी के प्रवक्ता कहें तो कहें क्या, अभी तक तो 3 महीने से 4 महीने से जब से केसेस के डिसीजन आ रहे थे, तब तक कांग्रेस कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता हैं और इनके अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं। हम तो सुन के हम शांति से, धैर्य से सुन रहे थे। हमें पता था कि हमारी गलती नहीं है, और आज भी हम विनम्रता के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं, सर झुका के स्वीकार करते हैं कि सत्य की जीत हुई है। लेकिन आज सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए, आज गुजरात सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस में सरकार भी एक पार्टी होती है, कि आपने किसका साथ दिया? एक झूठे व्यक्ति का, एक झूठे केस का। कभी आप केस को हाई कोर्ट में ले गए, कभी स्टे कर दिया, कभी आप उसको केस को शुरू करने की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये बीजेपी के इशारे पर हो रही थी। वो व्यक्ति बीजेपी का था, वो केस झूठा था, वो केस फर्जी था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरह से बीजेपी के अंदर थोड़ा छोटा रखें, अपना जवाब छोटा रखें, शहजाद पूनावाला छोटा बोले और आर्ग्यू कर लें। हाँ, मैं क्रमवार तरीके से आलोक जी के एक बातों का जवाब देता हूँ। एक पॉइंट एक बार में। हाँ, आलोक जी ने अभी जिक्र किया 4 जजेस का। उन 4 जजेस में से मान्यवर एक जज कौन था? रंजन गोगोई। वही रंजन गोगोई जब बाहर आए तब तो आपने समर्थन किया, और वही रंजन गोगोई जब ऐसा फैसला सुना है जो आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट नहीं करता या पॉलिटिकल कन्वीनियंस को सूट नहीं करता, तो उनके खिलाफ भी आपने मोर्चा खोल दिया। तो बताइए, ये सिलेक्टिवली ये जज ईमानदार और सिलेक्टिवली जज के ऊपर सवाल उठाना ये किस प्रकार से होता है? चलिए छोड़ देते हैं इस बात को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून बायस बनाया, हमने तो कानून का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध नहीं किया। चलिए ठीक है, आप हालांकि अपने इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर इमरान मसूद उस समय आपके साथ थे, उनके बयान नहीं बता रहे, पर छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं शाहबानू के केस में क्या हुआ जी। शाहबानू में तो आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और शाहबानू के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा एक प्रकार से अवमानना करते हुए आपने पार्लियामेंट में कानून पारित किया।
अब उसको भी बता दीजिए कि वो भी नहीं किया। अब तीसरी बात पे आते हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट के विषय में टिप्पणी छोड़िए मान्यवर, कमिटेड जुडिशरी अगर कभी दौर के लिए इस्तेमाल किया गया तो इंदिरा जी ने किया जब HR खन्ना जी ने इमरजेंसी के खिलाफ एक फैसला सुनाया तो AN रे को सुपरसीड करवाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। और केवल यही नहीं, दूसरे कौन जस्टिस बनते थे? बहारुल इस्लाम। बहारुल इस्लाम का तो बड़ा दिलचस्प एक इतिहास था, कभी वो लोकसभा के सांसद, कभी वो कांग्रेस पार्टी में, कभी वो जज, फिर जजशिप खत्म हुई तो वापस कांग्रेस पार्टी में, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर वहां से खत्म हुआ तो राज्यसभा के सांसद। इस प्रकार से जज और MP का खेल खिलवाते रहे। हिदायतुल्लाह के बीच में नहीं जाना चाहता हूं, रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, ये सारे लोग हमारे बीच में नहीं है, परंतु ये आपका इतिहास रहा है, इसलिए मान्यवर अपने इतिहास को देखकर बातें किया करें। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का काम आज भी जो किया गया, जो अशोक गहलोत जी का मैं आपको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट बता रहा हूं कि जुडिशरी अंडर प्रेशर थी, ये कहा उन्होंने। अब बता दीजिए ना, ये तो बयान 23 मार्च का है, बता दीजिए बयान सही है गलत है, और बयान देता कौन है? सीरियल ऑफेंडर राहुल गांधी है। एक बयान दिया तो बताइए ना, अलग अलग प्रकार के सावरकर जी के विषय में बयान जिसको उद्धव ठाकरे खंडन करते हैं, शरद पवार खंडन करते हैं, सावरकर जी का परिवार कोर्ट चला जाता है। RSS के बारे में बयान भिवंडी कोर्ट में, वहां पर बैक ट्रैक करना पड़ता है और मानना पड़ता है कि आप गलत थे। जिस प्रकार से आपने बयान दिए सैनिकों को लेकर, खून की दलाली से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं। हिंदुत्व के विषय में कहना, हिंदुत्व जिसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने की कि ये जीवन शैली है, उसको राहुल गांधी आईसिस, बोको हराम उनके नेता बताते हैं, और वो बताते हैं कि ये मारना सिखाता है अल्पसंख्यकों को। तो हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट वाली सही या राहुल गांधी वाली सही? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये बयान सुनिए। अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने OBC समाज का अपमान किया, आपने क्या क्या टिप्पणी मोदी जी के विषय में की, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, डैश डैश की मौत मरेगा, नीच भस्मासुर गंगुतेली। बताइए सैनिकों के बारे में क्यों इस प्रकार की टिप्पणी? क्या अरुणाचल में हमारे सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं? क्या आप मानते हैं इस बात को? पीट सकता है कोई भारत के सैनिकों को? बताइए एक बार आलोक जी। केवल नारों से सेना मजबूत नहीं होती है। 20 जवान अगर शहीद हुए तो वो कहाँ हुए थे? क्या वो पाकिस्तान बॉर्डर था? चाइना ही बॉर्डर था ना वो। 20 जवान अगर शहीद हुए तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए ना, क्यों हुए, कहाँ हुए? वो चाइना की भूमि थी, हमारी भूमि थी, उनके 50 मरे, 20 मरे, 40 मरे, वो विवाद नहीं है। मेरी सेना के जवान 20 शहीद हुए, वो 20 जवान शहीद किसकी गलती से हुए? नवाज शरीफ की गलती थी क्या उसमें? आप लोग इतना बढ़ चढ़कर सेना के ऊपर राजनीति करते हैं, सेना का राजनीतिकरण करते हैं, और सेना के तमाम अधिकारियों से राजनीतिक बयान तक दिलवाए गए 9 साल में। 1 रैंक 1 पेंशन जो लोग मांगते थक गए, उनके ऊपर आप लोगों ने जंतर मंतर पर लाठी चार्ज कराया। पुलवामा की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन आज का वो विषय नहीं है। जब आपने केवल सेना को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, इसके आगे कुछ नहीं था। अब आपने जो तमाम चीज़ें कही, मैं उन सब चीज़ों को दरकिनार करना चाहता हूँ। मैं आज केवल आज के निर्णय पर आना चाहता हूँ। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे राहुल गांधी के ऊपर, जिस दिन भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला आता था, मेरी नॉलेज में नहीं है कि अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी प्रवक्ता ने कर दी हो। सुना है कि संसद में भी जितने बीजेपी के सांसद थे वो मीडिया से भागते हुए नजर आए। आज पूरी गुजरात की सरकार जो वहां पर केस लड़ रही थी, जिसने कन्विक्शन कराया, खड़े होकर गुजरात की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने एक झूठा केस फ्रेम किया और इस तरह से उसमें आगे बढ़े। हम तमाम फैक्ट्स गलत थे और पूरे देश को पता था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अहंकारवश चल रही थी। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। मैं आज इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। किसने क्या कहा, गांधी जी ने को चतुर्बानियाँ और मोदी जी ने कहा कि चीन से हमें सीखना चाहिए, और चीन के बारे में तो क्या क्या है छोड़ दीजिए। मैं आज इसको विषयांतर करना ही नहीं चाहता, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी भूमि कब्जा करने के बाद चीन को क्लीन चिट दी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि एक प्रदेश लगभग 3 महीने से जल रहा है, उसके बावजूद एक बयान, एक स्टेटमेंट देने से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे कमज़ोर ना प्रधानमंत्री आए हैं, ना इससे कमज़ोर सरकार आई है। और जो सरकार, जो सवाल संसद में कोई सांसद पूछ ले, उसके यहाँ पर सरेआम आज तो इनके सांसद संसद के अंदर खड़े होकर धमकियाँ दे रहे हैं कि ईडी भेज देंगे, ईडी चली जाएगी आपके यहाँ। कल एक मंत्री महोदया ने ईडी भेजने की धमकी संसद में दी
मुझे लगता है कि वहीं पर स्पीकर महोदय को उनको रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये मंच इस काम के लिए नहीं है कि यहाँ पर धमकियां दें। मुझे लगता है दीपक जी कि जिस तरह से देश को चलाया गया, लोकतंत्र का हनन अगर नूह में होता है, मणिपुर में होता है, तमाम जगह पर होता है, सरकारें तोड़ी जाएंगी, खरीद फरोख्त होगी, हम फिर आवाज उठाएंगे। लेकिन आज जो ये फैसला आया है, इसको बीजेपी को बड़े स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती थी, विनम्रता से। आज भी बीजेपी के प्रवक्ता तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। आज भी विनम्रता से आप स्वीकार कीजिए कि आपसे गलती रही, आपने देश की जनता को गुमराह किया, आपने गुजरात की जनता को धोखा दिया, आपने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत रखे, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। माफी मांगेंगे शहजाद पूनावाला जी कि आपने राहुल गांधी जी को सजा करवा दी षड्यंत्र करके? सबसे पहले तो दीपक जी, पुलवामा के विषय पर आलोक जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं के नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को घेरा था जब हमारी पुलवामा की वीरांगनाओं ने अपने अधिकार के लिए वहां पर धरना किया, तो उनको पुलिस से पिटवा कर, उनको एक प्रकार से उनकी साड़ी खींचकर किस प्रकार का बर्ताव किया, तो सचिन पायलट को जाकर कहना पड़ा कि ये जो किया गया है बिल्कुल गलत है। और पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का महापाप रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ने किया, ये कहकर कि ये भारत की एजेंसीज भी क्या इसमें इन्वॉल्व है, एक प्रकार से क्या इसमें भारत का भी रोल है, इसमें जांच होनी चाहिए। मतलब आज भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए इनके तमाम गठबंधन के लोग, अभी 2-3 दिन पहले ममता दीदी ने तो इसको फेक करार दिया था, मतलब पाकिस्तान को वहां पर भी क्लीन चिट। पर देखिए, जो ओसामा जी, जो हाफिज सईद साहब कहते हैं, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। जहां तक सवाल है, देखिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था राहुल गांधी के साथ? उनसे कहा था अनकंडीशनली आप माफी मांगिए क्योंकि आपने चौकीदार चोर है ये कहा। राहुल गांधी जी राफाल के मामले में, ये भारत की सेना की बात करते हैं, भारत की सैन्य शक्ति को राफाल प्लेन्स चाहिए थे, इन्होंने खरीदे नहीं। पाकिस्तान और चीन दो तरह से दुश्मन थे हमारे खिलाफ, उनको चाहिए था ये राफाल प्लेन, परंतु प्लेन नहीं खरीदा। इसमें किस प्रकार से राजनीति की, और सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, फिर भी कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफाल में चौकीदार चोर है ये कहा गया है, तो उनको नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। और जहां तक सेना की बात है, देखिए आलोक जी मैं कंप्लीट कर लूं, OROP आपका 42 साल पुराना एक उनकी मांग थी, 500 करोड़ रुपए देकर आप निकल गए। आज OROP का स्वप्न जो है वो पूरा किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल तक आपने नहीं बनवाया, हमने बनवाया। बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं देते थे, उनको गॉगल्स नहीं देते थे। आज पहली बार AK-47 जो है इंडिजिनियसली बन रही है। आज डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है, डिफेंस में करप्शन नहीं हो रहा है। आज डिफेंस के एक्सपोर्ट 15,000 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। आज रफाल हो, चिनूक हो, अपाची हो, ये देकर हमारी सैन्य शक्ति को और बल दिया गया। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 26/11 के बाद आप हाथ मलते रहे। MFN स्टेटस नहीं निकाल पाए पाकिस्तान का। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और जब जवाब दिया तो पाकिस्तान के साथ आप खड़े हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे कि नहीं चील कौवे मरे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली हुई है। बताइए कि इस प्रकार का जो बयान देता है, जो विदेशी धरती पर जाकर भारत में हस्तक्षेप की मांग करता है, मुझे तो लगता है ये जुबान नहीं, ये कैरेक्टर फिसलना है। और ये कैरेक्टर का जो दोष है वो दोष आजीवन बना रहेगा, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को भारत के ऊपर समझते हैं। मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए, आज खड़गे जी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हो गई है, संविधान की जीत हो गई है, तो क्या राहुल गांधी कोई सजा पर स्टे लग जाना ये संविधान और लोकतंत्र की जीत है? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत और संविधान की जीत एक एक मुद्दे पर है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि लोकतंत्र और संविधान नूह में और मणिपुर में मर रहा है। आज अगर जीत किसी मुद्दे पर हुई है तो स्वाभाविक है कि कहा जाएगा, लेकिन अभी जो तमाम चीज़ें आए पुलवामा के ऊपर, इन्हीं के जो गवर्नर थे उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, सत्यपाल मलिक जी ने, आज भी वो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं कहता कि उनको सस्पेंड कर दीजिए, बीजेपी उनको पार्टी से बाहर नहीं निकालती। करप्शन के ढेर पर बैठकर किस तरह से जवानों की शहादत वहाँ पर हुई, उसके ऊपर तमाम सवाल उठे हैं। और आज भी शहजाद भाई बैठे हुए हैं, बताकर जाएं कि वो कौन सी गाड़ी थी, वो उस गाड़ी का मालिक कौन था जो CRPF के काफिले से टकराई थी। इसलिए सवाल अभी भी बहुत गहरे हैं और समय आने पर उन सवालों का जवाब इस सरकार से लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री तो कहते थे, कैरेक्टर की बात की है, देश के प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाया है, अपना कैरेक्टर कभी नज़र नहीं आया उनको। 2014 से पहले कोई अगर भारत में जन्म लेता है तो वो उसको शर्म आती थी,
और मोदी जी के आने के बाद, एक झूठे प्रधानमंत्री के आने के बाद सबको जो है बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस होने लगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलवामा के शहीद आज भी चीख चीख कर पूछ रहे होंगे कि वो RDX कहाँ से आया, वो किसकी कमी थी, वो प्लेन किसको, क्या नवाज शरीफ को देने थे, क्यों नहीं जवाब मिला। तमाम चिट्ठियां सोशल मीडिया से गायब कर दी। उस दिन से आगे पीछे की जो सोशल मीडिया पर खबरें थी उनको हैकर्स लगा के आपने क्यों उड़वा दिया। बहुत सारे सवाल हैं, समय आने पर उनको जवाब देना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक इस सेना ने पहले भी बहुत बार की, बाद में भी बहुत बार की, लेकिन कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ढोल पीटकर वोट किसी ने नहीं मांगे। पुलवामा में शहादत हुई और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला वोट शहीदों के नाम पर दे दीजिए। अपनी कमी नहीं गिनवाई कि मेरी वजह से मैं प्रदेश का प्रधानमंत्री हूं। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक पुलवामा पे देश से माफी नहीं मांगी है। खैर, उनसे हम नहीं उम्मीद कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है, इस पर माफी नहीं मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट को कहीं एक जगह पर गलत तरीके से कोर्ट करने पर माफी मांगी गई। चौकीदार चोर है। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस आज भी कहती है कि चौकीदार ही चोर है। मैं आज जी न्यूज पर कहकर जा रहा हूं कि जांच कराइए, राफेल में 128 से 36 पे क्यों आ गए, 3 गुना कीमत क्यों हो गई, और तमाम जितने घोटाले हैं, जितनी डील हुई हैं, सब में घोटाले। अभी ड्रोन की डील हुई थी अमेरिका में, जी न्यूज पर बैठे हैं हम लोग, दीपक भाई भी बैठे हैं। एक ड्रोन कितने में खरीदा गया है, इसकी कीमत दोनों लोग मुझे बताकर जाएं, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री 25 पैसे की चीज को ₹1.25 में क्यों खरीदने गए थे अमेरिका। देश की जनता जानना चाहती है। राफेल में क्या क्या हुआ, राफेल में अभी जिस दिन जांच होगी, जांच से भागते हैं लोग। राफेल में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, लेकिन झूठा एफिडेविट किसने दिया। संडे को एफिडेविट बदलना पड़ा था राफेल में, और राफेल आ गया, उसके बाद चीन घुस के बैठ गया। मुझे लगता है कि कम से कम जब बोलते हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। 1 रैंक 5 पेंशन है इस देश के अंदर, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक 5 पेंशन है। जाकर उसको टेक्निकली आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं इन मुद्दों पर आज फिर कहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो फैसला है, इस पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। खासतौर पर उस व्यक्ति जो बीजेपी की कठपुतली बना हुआ था, वैसे तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है वो, उसको माफी मांगनी चाहिए कि मैंने संसद का समय भी जाया किया, मीडिया के लोगों का भी समय जाया किया, और एक झूठे केस में माननीय राहुल गांधी जी को फंसाने का प्रयास किया। आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कोई भी समझदार प्रवक्ता होगा वो सर झुका के कहेगा नहीं हमसे गलती हुई। बताइए शहजाद पुरावाला जी, बड़ा दिल दिखाइए। चलिए राहुल जी से माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है शहजाद पुरावाला जी, मांग लीजिए राहुल जी से माफी। राहुल गांधी जी से माफी तो वो लोग मांगेंगे जो राहुल गांधी जी को सही सलाह नहीं दे रहे थे, उनको पहले ही पहुंचा देते ना कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे भाई, पवन खेड़ा को जब थोड़ा सा असम पुलिस ढूंढने आई तो 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब कौन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहा था और चुप करवाना चाह रहा था? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो आपको विस्तृत रूप से कहा भी है, ट्वीट भी है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो हो सकता है कि उनके भीतर जो एक गुट है वो शायद माफी मांगेगा राहुल गांधी से कि देखिए हमने गलती कर दी या हमने सही किया, आपको डिस्क्वालीफाई करवा कर। अब छोड़ देते उस बात को। मैं आना चाहता हूं जो मुद्दे इन्होंने उठाए। अरे अभी इन्होंने सत्यपाल मलिक का जिक्र किया। इसी सत्यपाल मलिक ने, और ये वायर में छपा है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, वायर में उनका इंटरव्यू छपा है जहां पर उन्होंने दिया था कि RDX का सोर्स पाकिस्तान ही है। परंतु देखिए पाकिस्तान जो लाइन ले रहा है वही आलोक शर्मा जी लाइन ले रहे हैं कि नहीं ये तो इंटरनल हो गया था इंडिया का। सत्यपाल मलिक को आपने कोट किया, मैंने कोट नहीं किया। उसी सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि RDX पाकिस्तान से आया, परंतु आलोक शर्मा पाकिस्तान की लाइन बोलते हुए कह रहे हैं कि वो RDX भारत से ही था, मतलब कि वो भारत की एजेंसियों ने करवाया। मतलब कि कितना बड़ा सवाल। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आलोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अपने समय पर बोलिए आलोक जी, आप अपने समय पर बोलिए। आलोक जी आप अपने समय पर बोलिए। अरे झूठ है सच है, आपने भी बहुत सारी बातें बोली। दीपक जी ऐसा नहीं होगा। मैंने नहीं आलोक जी मेरे बड़े भाई अपनी बारी में बोला। मैंने नहीं बोला, मैंने सवाल उठाया कि RDX कहां से आया। अरे भाई आप, मेरा सवाल था, एक मिनट चलिए ठीक है। आप शहजाद भाई देखिए, दीपक जी आप मेरे साथ अन्याय ना करें। नहीं देखिए आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे बता के जाइएगा। पूरा 1 घंटे का शो है कि वो गाड़ी किसकी थी जिसमें RDX। अरे देखिए आप पूरा आप फिर आना चाहूंगा दीपक जी। देखिए मैं यील्ड कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पूरा समय दे रहा हूं। मुझे केवल ये बता दीजिएगा
कि वो उनका देवेंद्र इंटरवेंशन सिंह- हो गया। दीपक वो जी, देवेंद्र सिंह डीएसपी कहाँ है? दीपक जी, ये क्या इन सवालों तरीका है के जवाब भाई? दीजिए ना। दीपक जी, साफ साफ मेरा जज- समय था ये। अच्छा, नहीं, आलोक जी, देखिए, आलोक जी, नहीं, आलोक जी, देखिए, कह दी- दीपक कह भाई दी आपने देखिए, अपनी बात, दीपक कह भाई दी देखिए, आपने। मेरे ये नाम तरीका सही मेरे है नाम दीपक से जी, झूठ ये बोलेंगे तो बिल्कुल मैं जरूर नाइंसाफी बोलूंगा है। मैं। ये बिल्कुल बोल दिया। नाइंसाफी मैंने है। कभी नहीं कहा दो कि ही इंटरनल लोग हैं, दो ही लोग हैं, अपने समय पर वो बोल सकते हैं, लंबी चर्चा है, कोई और नहीं। प्लीज आलोक जी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और आप जानते भी मैं आपसे बहुत प्रेम भी करता हूं एज ए छोटा भाई, तो आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। अब देखिए, आप प्रेम भी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आलोक जी, तो मेरे बड़े राहुल भाई जी हैं। से भी प्रेम किया करिए शहजाद जी। सर मैं सबसे करता हूं, और जो आप उनकी मोहब्बत की दुकान में क्यों नहीं शामिल होते फिर? क्योंकि वो मोहब्बत दुकान में नहीं बिकती। मोहब्बत कोई बैंकॉक में मिलने वाली वस्तु थोड़ी है। मोहब्बत जो है वो बांटी जाती है, बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जाती। इनका कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। ये खरीदने जाते हैं, और ये जो लोग नफरत का बाजार सजाते हैं, 84 के नरसंहार से लेकर हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई राइट्स, और मुंबई राइट्स में तो ये उद्धव सेना के पूज्य पिताजी बाला साहेब ठाकरे जी को गालियां देते थे कि यही जिम्मेदार है, उनको जेल भी भिजवाया था। तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहां पर बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलती है? ये तो नफरत का बाजार है। अब छोड़ देते इस विषय को। और सत्यपाल मलिक ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था अधीर रंजन चौधरी को, जिन्होंने कहा था ये आरडीएक्स कहां से आया। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला ने भी उठाया था। अब इसको छोड़ देते। उन्होंने कहा, क्या कहा कि सत्यपाल मलिक ने ये बात उठाई। ठीक है भाई, सत्यपाल मलिक ने बात उठाई। अरे भाई, आपके मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने तो लाल डायरी उठाई, और वो आज भी कांग्रेस में है। उनकी बातों को क्यों नहीं सुना? इस लाल डायरी के सारे पन्ने फाड़कर अपने पास क्यों रख दिए? और जो पन्ने थोड़े बहुत बचे थे उनमें तो सामने आ गया कौन भ्रष्टाचार कर रहा था। और लाल डायरी के काले कृत्यों से तो पता चल ही रहा है ना। और एक थोड़ी है, कितने ही कृत्य। भरत सिंह आपके विधायक कहते हैं कि खनन माफिया में इन्वॉल्व है आप लोग। ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम टीचर का हो रहा है, 15 पेपर लीक हो गए। गोपाल केसावत पकड़ा गया जो राहुल गांधी का करीबी है। सुरेश ढाका को आप लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद उनके वकील बनकर गए हैं। और सचिन पायलट ने पेपर लीक माफिया के बारे में कहा है कि सरकार उनका संरक्षण कर रही है। तो बताइए, अब छोड़ देते हैं इस विषय को भी, क्योंकि देखिए आगे बढ़ना है डिबेट में। सर्जिकल स्ट्राइक हुए पहले भी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी खड़े होकर कहा उन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दिखाओ? अरे भाई, जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, यह कहकर पूरा चुनावी कैंपेन आपने चलाया। तब भी हमने ये नहीं सवाल उठाया कि 2 सबूत दीजिए, प्रूफ दिखाइए। पर आपने मोदी विरोध में उतरते उतरते सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, इलेक्शन कमीशन और सेना तक को नहीं बख्शा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचिए। ठीक है, चलिए, मोहब्बत की दुकान अगर खुली हुई है तो मुझे आलोक जी एक बात बताइए। ये मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं यही सोचता हूं कि दुकान क्यों खोली मोहब्बत की? भाई, दुकान में तो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उधार लिया जाता है, उधार दिया जाता है। मोहब्बत कोई खरीदने और बेचने की चीज थोड़ी है। इसकी दुकान कैसे खोली जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है जब नफरत का बाजार सजा हो, ये फिर आप वही वाटर बाउंड्री कर रहे हैं आप। आलोक जी, ऐसा ना करिए। देखिए, शहजादपुरा वाला को मैंने बोल दिया कि मोहब्बत की दुकान में चले जाएं, कभी आते जाते भी रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये मोहब्बत की दुकान क्यों भाई? उसी चीज पर आ रहा हूं कि उसी मोहब्बत की दुकान में शहजाद भाई भी बैठा करते थे। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा, उसने ये कहा। मैं तो कह रहा हूँ शहजाद भाई ने मोदी साहब के लिए क्या क्या कहा, वो दिक्कत हो जाएगी फिर शहजाद भाई को। आज का वो विषय नहीं, मेरे मूल सवाल हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आरडीएक्स इंटरनल आया, मैंने कहा आरडीएक्स कहाँ से आया। क्या ये देश को बताने का काम सरकार का नहीं? मैंने कहा वो गाड़ी किसकी थी जिसमें आरडीएक्स था? देविंदर सिंह जो डीएसपी था, जो भगोड़ा हो गया, जिसके खिलाफ इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की ये कहकर कि देश हित में नहीं है, क्या उसके अंदर आपको दाल में काला नजर नहीं आता? मैं केवल सवाल उठा रहा हूं कि देश की सरकार है, वो किरण जो पटेल था वो कौन था जो वहां पर Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूम रहा था? और देश के प्रधानमंत्री एक इंडिया जो गठबंधन बना उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से करते हैं, वो तो सही है। इंडिया नहीं, इंडी अलायंस है वो। आलोक जी, अगर आप एब्रिविएशन भी देखेंगे तो INDI अलायंस है, INDI अलायंस। दीपक भाई, एब्रिविएशंस तो आप लोग लेकर आए। मोदी जी ने जिस दिन कंपेयर किया था उस दिन तो इंडिया ही बोला था कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है। लेकिन अब आप लोग सब बचाओ में, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फिर कहूंगा कि आज का विषय पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं। देश के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहली सरकार है जो कहती है वॉर मेमोरियल हमने बना दिया। कोई हिंदुस्तान का नागरिक चाहेगा कि मेरे देश में वॉर मेमोरियल हो? क्या अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल था कि नहीं था? और दार्जिलिंग वाला वॉर मेमोरियल था कि नहीं था, जिस पर 2016 में सबसे पहले कौन गया था? तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर गए थे।
और उसके बाद राजनाथ सिंह जी भी डिफेंस मिनिस्टर बने, वो भी गए। उससे पहले भी 3 अरुणाचल में भी वॉर मेमोरियल है, लेकिन कोई देश नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर वॉर मेमोरियल बने, क्योंकि इनको कैसी बात करते हैं लोग, ये बड़ी मैच्योर बात है। मुझे एक बात समझाइए, अच्छा मुझे एक बात समझाइए, अमर जवान ज्योति किसकी याद में बना था बताइए, वो वॉर मेमोरियल किसकी याद में था? सुनिए आप किसने बनवाया था? अरे सुनिए भाई, वर्ल्ड वॉर पे ले जाएंगे आप, सब ले जाएंगे। नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ मालिक आपसे। सुनिए ना दीपक भाई, देश में वॉर मेमोरियल क्यों ना बने? अरे भाई वॉर मेमोरियल ऑलरेडी 3 थे, जम्मू में, अरुणाचल में और दार्जिलिंग में। तो दिल्ली में क्यों ना बने? एक मिनट सुनिए ना, 10-20 और बनवा दीजिए। हमारे शहीद जवान ज्यादा हो, उसका हम वो करेंगे पूरा। कभी कोई देश नहीं चाहता कि मेरे यहां पर शहादत ज्यादा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं क्योंकि शहादत पर इनको वोट मिलती है। मैंने 3 सवाल सीधे सीधे पूछे, और दीपक भाई एक सवाल में तो मैं आपको भी शामिल करता हूं। वो जो कार टकराई थी पुलवामा में, उस कार का मालिक कौन था और वो कौन सी थी? एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या थी? अगर किसी को पता हो तो इस पैनल में जरूर बता के जाइएगा। देश को आप इतना अंधेरे में रखेंगे तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। शहजाद जी की दुकान में भी कई चीजें हैं, वो बताएंगे अभी। सुनिए ना, शहजाद जी की दुकान में जवाब है इसका, बताएंगे अभी वो। अब मुझे लगता है कि मुझे सुनिए ना भाई, मुझे उस आदमी का नाम जरूर बता के जाइएगा जिसकी गाड़ थी वो, और वो आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ वो भी बता के जाइएगा मुझे आज तक। अगर कोई पता हो आपको तो जरूर बता के जाइएगा। लेकिन वापस आता हूं, आज का विषय माननीय राहुल गांधी। अरे नहीं, आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया, शहजाद जी की दुकान से जवाब तो लीजिए। शहजाद जी बताइए। सुनिए तो सही, रुक जाइए। पुलवामा आपने गंभीर बात की है, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। बताइए शहजाद पूछिए, देवेंद्र सिंह कहां है? पूछिए। देवेंद्र सिंह जेल में है मान्यवर, उसी कोर्ट ने उसको आज भी जेल में रखा है। आप कहां से पढ़कर आते हैं? आधी बातें पढ़कर आते हैं। जेल में नहीं है, जेल में है वो। मैं आपसे कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। आपकी पहले भी इस विषय पे एक बार आपने येदियुरप्पा को कन्विक्टेड बताया था। कृपया करके पूरी जानकारी हासिल करके बोलिए आलोक जी। आप बड़े भाई है, एम्बैरेस नहीं करना चाहता। एक मामले में बेल मिला है, वो यूएपी में आज भी जेल में है। कृपया करके दीपक जी आप रिसर्च करवा के बता दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। मैं डंके की चोट पे जो बोल रहा हूं, पर बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अब दीपक जी मुझे बात रख देने दीजिए, तब तक वो गूगल भी करे, आप भी गूगल करें। चलिए, गाड़ी किसकी थी बताइए। अरे भाई आप क्यों फिर गए? अभी आपने कहा देवेंद्र सिंह का, मैंने बोला जेल में, तो आप दूसरे विषय पे आ गए। ऐसे थोड़ी होता है दीपक जी, ऐसे नहीं होता। मैंने किसी के बीच में नहीं हुई। दीपक जी कृपया करके, दीपक जी तरीका नहीं है। दीपक जी मेरा समय है भाई, क्या तरीका है? बचपन में ना जब हम गली में क्रिकेट खेलते थे तो जो बैट वाला होता था वो बैटिंग ही करता था, और जब बैट वाला बॉलिंग वाले को बैटिंग नहीं देता था तो वो बैट लेके भाग जाता था और ये बॉल लेके भाग जाता था। देखिए दोनों प्रवक्ता वही कर रहे हैं। नहीं दीपक जी मेरा समय है, प्लीज इस प्रकार से मत बोलिए। मैंने सारी बातें सुनी, मेरा समय है। हाँ बिल्कुल आपका समय है। दीपक जी अब देखिए, एक के बाद एक मैं कुछ सवाल दागना चाहता हूँ। सवालों के जवाब दो। देवेंद्र सिंह वाले किरण पटेल कहाँ है भाई? क्या वो जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अन्याय होने दे रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी का क्लोज था। वो Z+ सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहा है। होने दे रहे हैं आप, बताइए जरा, दीपक जी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आलोक जी बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए प्लीज। अब दीपक जी आप सुनिश्चित कीजिए पहले कि मेरे समय पर बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने पूरी बात सुनी है, मुझे जवाब देना है। अरे ये बीच तो ये आरोप है कि आप राहुल गांधी पे अन्याय करते हैं। नहीं दीपक जी आप पहले सुनिश्चित कीजिए कि मेरा समय सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं पार्टी का स्टैंड रखना है। ये मेरा व्यक्तिगत समय नहीं है अपना चेहरा। बिल्कुल शहजाद जी बिल्कुल बोलिए, आलोक जी बोलिएगा। मतलब देखिए ऐसा है, उन्होंने देवेंद्र सिंह वाला मामला एक चैलेंज फेंका, अब वो पीछे हट गए। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मोहब्बत की दुकान है ना, IUML हिंदुओं को मारने के नारे लगा रही थी कासरगोड में। ये मोहब्बत की दुकान या ये नफरत का बाजार? बताइएगा कि जो संजय राउत कहते हैं मुसलमानों का वोटिंग अधिकार खत्म होना चाहिए, वो मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार? चलिए छोड़ दीजिए, जिसको कल तक आप खालिस्तानी समर्थक आम आदमी पार्टी को कहते थे, वो मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार? आप बता दीजिए, सोच के बताइएगा। पर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमने इनकी तुलना आतंकवादी गुट से की। मान्यवर, इंडिया की तुलना इंदिरा से करने का महापाप केवल एक व्यक्ति ने किया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। हमने किसी की तुलना किसी से नहीं की। हाँ, पर सवाल यह है कि सिमी के बचाव में लालू प्रसाद यादव आए थे, नहीं आए थे? अफजल गुरु और याकूब की पैरवी कांग्रेस के नेताओं ने की थी, नहीं की थी? याकूब को मासूम बताने का काम
नाम असलम शेख आपके मंत्री महाराष्ट्र में किया था या नहीं किया था, चलिए छोड़ देते। अब इन्होंने कहा कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल की क्या आवश्यकता है। मान्यवर 1960 में पहली बार कांग्रेस की सरकार ने सुझाया था कि बनना चाहिए, 50 वर्ष तक बनाया नहीं आपने। और नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल 500 बनेंगे, दिल्ली में 500 बन जाएंगे, पर नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनना चाहिए? और चला लीजिए इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति जवान है, जो नेशनल नहीं है, जिसमें कि कई सारे युद्ध, जो कारगिल का युद्ध हुआ या चाहे जो उसके बाद के इंडो पाक युद्ध हुआ, उसको नहीं देता है ट्रिब्यूट, वो केवल ट्रिब्यूट देता था वर्ल्ड वॉर के जो हमारे शहीद हुए सैनिक उनको। तो नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनना चाहिए, परंतु नेहरू मेमोरियल 500 बन जाए? यह किस प्रकार की मानसिकता है? यही मैं कहता हूं कि अपने आप को लोकतंत्र समझना, इंडिया को इंदिरा समझना और अपने लिए तो हजारों मेमोरियल बनाना, परंतु नेशनल वॉर मेमोरियल ना बनाना। और आखिरी बात मैं केवल इतना कहूंगा, आलोक जी आप केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो IUML नारे लगा रही थी कि वो हिंदुओं का नरसंहार चाहती है, वो मोहब्बत की दुकान या वो नफरत के भाईजान? ठीक है, मैं वैसे बताऊं शहजाद भाई, ये मेरी व्यक्तिगत मानना है कि मोहब्बत की दुकान तो इन्होंने खोल ली है। वो केजरीवाल जो सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहता था, राहुल के बारे में क्या क्या कहता था, प्रियंका जी के बारे में क्या क्या कहता था, रॉबर्ट वड्रा को कैसे जेल भेज रहा था, वो अरविंद केजरीवाल जिसने क्या क्या बातें नहीं कही गांधी परिवार के बारे में, आज आपकी मोहब्बत की दुकान का पार्टनर है। इंडिया कर रहा है आपके साथ। गजब मोहब्बत की दुकान है। मुझे लगता है आलोक जी मोहब्बत की दुकान तो खुली है। देखिए मोहब्बत की ताकत बहुत होती है और शहजाद भाई भी मुझे लगता है मोहब्बत से प्रभावित होकर कभी वापस घर वापसी करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात आते हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है, क्या उसके बाद भी मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत नहीं है? जो नुहू में हो रहा है उसके बाद भी नहीं है? किसने क्या कहा? अभी कल और परसों में हरियाणा में जिस तरह के जुलूस निकले हैं और जिस तरह के नारे दिए गए हैं, और तमाम वो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उन रैलियों में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मोहब्बत की दुकान नहीं खुलनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके विधायक मामन खान ने हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोली। अलग भाई, अगर मोनू मनेसर को लेकर विधानसभा में बयान दिया, मुझे लगता है अगर प्याज की तरह फोड़ देंगे। एक मिनट, अगर वहां पर मामन ने कोई गलत काम किया, अगर उसने कोई गलत स्टेटमेंट दी, इनकी सरकार थी, इनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान सरकार और उसकी पुलिस जब मोनू मानेसर को पकड़ने आई तो हरियाणा पुलिस ने पुलिस के ऊपर ही केस कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कौन नफरत को बढ़ावा देना चाह रहा है और कौन नफरत को अपने घर में पाल पोस कर बड़ा करता है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट चाहिए, 80-20 के नाम पर वोट चाहिए, गोली मारो के नारे देने वाले केंद्र में मंत्री बनेंगे, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करने वालों को प्रमोशन मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि नफरत सर चढ़कर बोल रही है। और जब नफरत का घड़ा भरने लगा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके बाद आप देखिएगा बीजेपी के आज हालत जो है, कई दिन तक बीजेपी वालों को नींद नहीं आएगी। आज का निर्णय जो आया है, बीजेपी वाले घबराए हुए हैं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। मतलब पुलवामा चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। पूरे डिबेट में शहजाद भाई जो हैं राहुल गांधी के ऊपर, मैं कह रहा हूँ भाई माफ़ी मांग लो यार, बड़ा दिल रखो, आप भी मोहब्बत के में शामिल हो जाओ, आके कहो भाई हमसे गलती हो गई, हमने जो भी फैक्ट्स फिगर्स रखे, हमने गलत पेस में कॉन्स्पिरेसी करके एक सांसद को फंसाया, हम माफ़ी मांगते हैं। बड़ा दिल करके कह दो भाई एक बार। वैसे शहजाद भाई मोहब्बत की दुकान तो खुल गई है। आज पूरे शो के दौरान आलोक भाई मुस्कुराते रहे, एक बार भी नाराज नहीं हुए। मोहब्बत की दुकान का माकूल असर आलोक जी की मूड में दिखाई दे रहा है। आलोक जी का मुझ पे उनका एक विशेष वो एक लगाव है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं मेरे साथ डिबेट में, ऐसे मत समझिए, हम दोनों का भाइयों का प्रेम है। परंतु आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान, मुझे लग रहा है कि इतनी मोहब्बत हो रही है तो वाकई शहजाद भाई कहीं घर वापसी ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे हम साथ आए थे तो शहजाद भाई से कुछ अंतरंग बातें हुई। अच्छा पर मेरी बारी हो जाने दीजिए, उसके बाद ये आप विश्लेषण कीजिए। मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए हो सकता है कि परिवार का पथ छोड़कर देश के पथ पर भी कुछ लोग आ जाए, पर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि देखिए इन्होंने क्या कहा, मोहब्बत की दुकान खोल रखी है भाई, तो इसमें नए विक्रेता खोजने के बदले राजेंद्र गुड़ा के प्रति कुछ मोहब्बत फैला दो। बीके हरिप्रसाद जो है सिद्धरमैया को गालियां दे रहे हैं, उनको थोड़ी मोहब्बत दिखा दो। नाना पटोले और बाला साहेब थोराट का चल रहा है झगड़ा, उनको दिखा दो, या सचिन पायलट को दिखा दो। देखिए एक और बात, उन्होंने अब जो देवेंद्र सिंह पर पकड़े गए, देवेंद्र सिंह अभी भी जेल में, न्यूज रिपोर्ट सामने है। मोनू मानेसर पर राजस्थान पुलिस ने उसका नाम वांटेड लिस्ट से हटाया, मोनू मानेसर का नाम। और ये कहते हैं मामन पर क्यों कार्रवाई नहीं करते। मामन ने मान्यवर कार्रवाई कैसे करे उसने बयान विधानसभा में दिया।
विधानसभा में कहे हुए कोई भी बयान पर ना क्रिमिनल ना सिविल कोई कार्रवाई हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत की दुकान के बड़े आप फ्रेंचाइजी ओनर है, बाजार सजा रखा है, तो मामन के जो बयान है उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? आबिद हुसैन जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, उसने हरियाणा की पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज की कि 800 लोगों ने घेर कर किस प्रकार के नारे लगाते हुए 35 लोगों को बंधक बनाया मंदिर में। आपने मोनू मानेसर का तो बोल दिया, होने दीजिए उस पर कार्रवाई, परंतु वो भीड़ के बारे में नहीं बोल पाए आप, ना आईयूएमएल के बारे में बोल पाए। भाई आईयूएमएल पर तो एफआईआर भी हुई है। अब बताइए ना, आईयूएमएल क्या नफरत फैला रही थी या मोहब्बत फैला रही थी? कब करेंगे बाहर उनको? और छोड़ दीजिए उसको। एमएमके ने मणिपुर जैसी संवेदनशील घटना पर प्रभु राम और प्रभु सीता का एक चित्रण दिखाते हुए हिंदू रेपिस्ट होता है, इस प्रकार का चित्रण किया। जवाहरुल्लाह एमएमके का जो लीडर है वो आपका साथी है इस इंडिया अलायंस में। बताइए क्या स्टैंड है आपका? सारे हिंदू रेपिस्ट है, सारे हिंदू दंगाई है, हिंदू टेररिस्ट तो है, आपने कह ही दिया है। अरे हिंदू के प्रति आपकी मोहब्बत कहां चली जाती है? केवल वोट बैंक से मोहब्बत है, और इसीलिए मैंने आपकी इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान को ठुकराया। शहजाद पूनावाला देश से मोहब्बत करता है, आलोक जी केवल परिवार से मोहब्बत करते हैं और वोट बैंक से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आपको पता है आलोक भाई, अब मैं आखिरी में, क्योंकि शुरू आपने किया था, शहजाद पूनावाला जी ने उसका जवाब दिया था, एक लाइन आप बोलेंगे, एक लाइन शहजाद जी, मेरे पास उतना ही वक्त। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता था मोहब्बत की दुकान का इतना असर है, नहीं तो मैं आप दोनों को अलग अलग कमरे में नहीं बिठाता। मुझे लगा कि आप होली दिवाली ना खेल ले, साथ बैठ जाए तो। नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैंने अब होली दिवाली खेलने का काम तो अलग अलग स्टूडियो यूज मीडिया के साथ ही करते हैं, ये हम नहीं करते। अगर आलोक भाई की इजाजत हो तो एक लाइन बोल दूं। नहीं, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। शहजाद देखिए, आप लोगों को याद होगा जेएनयू में कहा गया कि कुछ लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, पहली डेट पर हाई कोर्ट ने बेल दे दी। और अभी एक वीडियो आया है, आप ही के सांसद की वाइफ कह रही हैं कि कन्हैया वहां पर नहीं था। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, चले, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने किस तरह से महिमा मंडित किया। और हम पूछना चाहते हैं, कन्हैया जी बोलिए, जयराम रमेश को राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर के नेता कन्हैया जी दिखाई देते हैं। मुझे लगता है आपके बॉस में बन जाए। दीपक जी उम्र में छोटे हैं, मैं कन्हैया ही कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस वास्तव में इस देश को जोड़कर आगे बढ़ना चाहती है और बीजेपी इस देश को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। दोनों की विचारधारा में केवल ये फर्क है, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है कैसे डिवाइड एंड रूल करें, और हमने अंग्रेजों को डिवाइड करके इस देश से बाहर भगाया। ठीक है, शहजाद जी आखिरी कमेंट। आलोक जी ने कहते कहते इतनी बड़ी सेल्फ गोल, तीसरी सेल्फ गोल कर दी। कन्हैया कुमार के केस में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन आप ही के नए नए साथी आम आदमी पार्टी की सरकार के लीगल डिपार्टमेंट ने दिया मान्यवर। अब बताइए कि केजरीवाल ने आप ही के कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया है। आप बताइए सही है गलत है? और आलोक जी देखिए, मेरी बारी है, मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। आलोक जी मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। आलोक जी मैंने आपको एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया। आप प्लीज अपनी बारी में बोलिए। जहां तक तोड़ने का सवाल है, तो पार्टीशन से लेकर देश के समाज को तोड़ने का काम, देश को जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कौन तोड़ रहा है। परंतु एक बात में लास्ट एक पॉजिटिव लाइन आलोक जी के बारे में मैं एक विषय बोल दूं आपको, बस एक पॉजिटिव लाइन कि आलोक जी, चाहे हम कितना भी लड़ाई झगड़ा करें आपके शो पर दीपक जी, आलोक जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी मैं भी गुस्सा होता हूं, पर मुझे उनके साथ डिबेट करने में बड़ा आनंद आता है। और वो मेरे मित्र है। और देश, देखिए पार्टी अलग अलग आती है जाती है, पर हमारे मनभेद नहीं। मिलो भाई, जाओ दूसरे कमरे ले जाओ शहजाद पूनावाला जी को, या आलोक जी का गले मिलेंगे। आलोक जी आप चले जाए दूसरे कमरे में। आज एक भारत मिलाप देख ही लिया जाए। आज एक भारत मिलाप देख ही लिया जाए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ताल ठोके में इतना ही। आगे देखिए माफ कीजिएगा, आगे देखिए देशहित मल्लिका मल्होत्रा के साथ। Zee News.